हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज का पढ़ाई का टारगेट अच्छे से कंप्लीट किया? हम्म? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कैलकुलेशन किया? आई होप आपने बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। बच्चों, अगर आपका डेली टारगेट अच्छे से कंप्लीट होता है तो आपका वीकली टारगेट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा और इस मंथ का टारगेट भी। आपका प्रिपरेशन मेथड को एकदम स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैं एक साइलेंट कंसेप्ट रिवीजन का शुरुआत कर रहा हूँ। ये साइलेंट रिवीजन आपको सोने से पहले 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सुनना है, फील करना है, रियलाइज करना है और विजुलाइज करना है। आंखें बंद होना जरूरी है क्योंकि जैसे आपके आंखें बंद होता है आपका इमेजिनेशन टेंडेंसी बढ़ जाता है। वैसे भी आइंस्टाइन ने क्या बताया था? इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। बच्चों, ये 10 मिनट में हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसेप्चुअली रिवीजन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है वर्क डन। उस पर हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। वर्क डन को डिफाइन कैसे किया गया है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जिसमें F फोर्स होता है, S डिस्प्लेसमेंट होता है और थीटा उन दोनों के बीच में एंगल होता है। बच्चों, वर्क डन एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट जूल होता है और सीजीएस यूनिट अर्क होता है और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क होता है। वर्क ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में वर्क डन का रोल है। बिना वर्क डन में एनर्जी एक फॉर्म से और एक फॉर्म को ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इस वर्क डन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं या एक एथलीट भाग रहा है। आंखें आपके बंद होना चाहिए और आप ऐसा सोचिए कि आप एक फील्ड में भाग रहे हैं। बच्चों, जब आप भागते हैं उस समय आपका आपका जो पाँव है वो जमीन के साथ कांटेक्ट में होता है और आप जमीन को किस डायरेक्शन में पुश करते हैं? यस, आप जमीन को बैकवर्ड पुश करते हैं। आपका जो पुशिंग टेंडेंसी है वो बैकवर्ड होता है। हम इसको स्लाइडिंग टेंडेंसी बोल सकते हैं। दैट मीन्स हम अगर भाग रहे हैं, अगर हमारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो उसी समय हमारा पाँव का जो स्लाइडिंग टेंडेंसी है, जो पुशिंग टेंडेंसी है, वो बैकवर्ड होता है। क्योंकि स्लाइडिंग टेंडेंसी बैकवर्ड है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स हमारा पाँव में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। कई बार बच्चे गलती से फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बैकवर्ड बोल देते हैं। नहीं बच्चों, बैकवर्ड नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा, बिकॉज हम जमीन को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं या हमारा जो स्लाइडिंग टेंडेंसी है वो बैकवर्ड है। दूसरी बात है, जो फ्रिक्शनल फोर्स उसी समय हमारे पाँव में एक्ट हो रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है? क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? सोचिए जरा। वो फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिप नहीं होता है। हमारा पाँव जमीन के साथ लॉक हो जाता है, मतलब जमीन और हमारा पाँव दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट स्लिप नहीं करते हैं। इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी तो मूव कर रहा है, बॉडी को मूव करने दीजिए, पर फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमें सरफेस को देखना चाहिए ना। सरफेस कहाँ स्लाइड कर रहा है, सरफेस कहाँ मूव कर रहा है ना? हमारे पाँव का लोअर सरफेस और जमीन का अपर सरफेस आपस में कांटेक्ट में है और वो रेस्ट में है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है। तो बच्चों जरा सोचिए, क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे ऊपर वर्क परफॉर्म करता है? नहीं स्टूडेंट्स, वहां पे उसी स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट हमेशा जीरो होता है। क्यों? बिकॉज बिकॉज वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन में
डिफाइन किया गया है वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट को लेके वर्क को डिफाइन किया जाता है। एथलीट भागते टाइम उसका होल बॉडी बॉडी का तो डिस्प्लेसमेंट है, बट जो पॉइंट ग्राउंड से कांटेक्ट में है, पाव का जो पॉइंट ग्राउंड से कांटेक्ट में है, वो स्लिप नहीं होता है। ना आगे स्लिप होता है ना पीछे स्लिप होता है, वो लॉक हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है। राइट, दैट मीन्स ये ऐसा सिचुएशन था जिसमें फोर्स भी है, जिसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क डन जीरो है। क्यों? बिकॉज वर्क डन का डेफिनेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी का नहीं होता है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। आप समझ पा रहे हैं? हम्म। इसी प्रकार का हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, और वो है मोशन ऑफ सैटेलाइट। जरा सोचिए, एक सैटेलाइट सपोज सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। उस समय सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है दैट विल बी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ सैटेलाइट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, और सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है या सैटेलाइट का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर लेते हैं, उसका डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होता है। किसको टेंजेंट? उस सर्कुलर ऑर्बिट को जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के अलोंग सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स जो है वो अलोंग रेडियस एक्ट होगा। आंखें बंद हैं, आप इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन कीजिए एक सर्कल है, उस सर्कल का जो टेंजेंट है वो टेंजेंट के अलोंग उसका वेलोसिटी है या उसका डिस्प्लेसमेंट है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होता है। पर सैटेलाइट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अलोंग रेडियस एक्ट हो रहा है, तो नेचुरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसके बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और हम सब जानते हैं cos 90 जीरो होता है। तो इसलिए वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो ऑन सैटेलाइट। राइट, तो ये कुछ सिचुएशन है जहां पे वर्क डन जीरो होता है। चलिए, वर्क डन को लेके हम कुछ एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। बेसिकली जब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उस समय हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस वर्क में है स्टूडेंट्स। वो बात तो सही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है ये मोशन बेस्ड होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ वर्क हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? आप इमेजिन कर पा रहे हैं? कोई भी एनर्जी को डिफाइन करते टाइम वर्क डन का हेल्प लेना बहुत ही जरूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं तो स्टूडेंट्स वहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड, इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पे डिपेंड करता है। राइट, बट काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कोई पर्टिकुलर फोर्स का वर्क पे डिपेंडेंट नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस एक्ट होते हैं, जितने भी फोर्सेस एक्ट होते हैं वो सभी फोर्सेस का नेट वर्क डन पे डिपेंड करता है। चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो इंटरनल हो या चाहे वो एक्सटर्नल हो। इवन हम सीडो फोर्स का भी वर्क डन काउंट करते हैं अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो। दैट मीन्स जब हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो आपको सभी फोर्सेस का वर्क डन को
काउंट करना पड़ता है, उसका नेट वर्क डन को काउंट करना पड़ता है और वो डिफाइन करता है उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, राइट? और एक बात, इसमें काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन में इंटरनल फोर्सेस का भी वर्क को काउंट किया जाता है। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो बच्चे ध्यान में नहीं रखते हैं। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, राइट? जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज आप एक रोप में चढ़ रहे हैं, एक रोप में आप चढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्लाइंबिंग बाय रोप। जब आप रोप में चढ़ते हैं तो आपका हाथ और रोप, ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं और वो स्लिप नहीं करते हैं। जरा सोचिए, रोप में चढ़ते टाइम हमारे हाथ स्लिप करना नहीं चाहिए। अगर हाथ स्लिप हो गया तो फिर क्या होने वाला है? हम्म? तो ऐसे सोचिए कि आप रोप में चढ़ रहे हैं और आपका हाथ स्लिप नहीं कर रहा है। तो उस समय आपके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होता है, जरा सोचिए। अगर आप रोप में चढ़ते टाइम आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, या तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, या तो आपका स्पीड डिक्रीज होगा, या तो आपका स्पीड कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं कि आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं आपको इन टर्म्स ऑफ वर्क पूछ रहा हूं कि आपका जो के बढ़ रहा है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, उसके लिए कौन से वर्क रिस्पॉन्सिबल है? जरा सोचिए। उस समय आपके हाथ में कौन सा फोर्स एक्ट होता है? आपके हाथ में टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है। आप रोप में क्लाइंब कर रहे हैं, आंखें बंद होना चाहिए, सोचिए। आप रोप में क्लाइंब कर रहे हैं, क्लाइंब करते टाइम आपके हाथ में टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। क्या वो टेंशन फोर्स आपके ऊपर वर्क करेगा? क्या वो टेंशन फोर्स आपके हाथ के ऊपर वर्क करेगा? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। ये कुछ एथलीट जैसे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एथलीट का पाँव में फ्रिक्शन वर्क नहीं किया था, वैसा ही आपके हाथ के ऊपर टेंशन फोर्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपके हाथ स्लिप नहीं हो रहा है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है टेंशन का, वो स्लिप नहीं हो रहा है, वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसलिए टेंशन का वर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर आप रोप में क्लाइंब कर रहे हैं और आपका स्पीड बढ़ रहा है, वहां पे टेंशन तो वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब जरा ग्रेविटी के बारे में सोचिए। जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी आपके ऊपर कौन सा वर्क करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास, आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसका रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट मीन्स नीचे एक्ट हो रहा है। बच्चों में सेंटर ऑफ मास का बात क्यों किया? क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, उस समय हमें जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का लेना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सेंटर ऑफ मास पकड़ लिया आपके केस में जब आप रोप में चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा, बिकॉज आपका सेंटर ऑफ मास का या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा और फोर्स नीचे एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट होगा। तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? नेगेटिव। अगर ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है और टेंशन वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर कौन सा वर्क है जो आपका काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है? जरा सोचिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई तो एक पॉजिटिव वर्क होना चाहिए, कोई तो एक पॉजिटिव वर्क होना चाहिए जो आपका स्पीड को बढ़ा रहा है, और वो पॉजिटिव वर्क ग्रेविटी से भी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ग्रेविटी का वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली नेट वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज आपको मैंने बताया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन। आप समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये थ्योरम क्या बताता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो अगर आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो नेट वर्क डन को पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? हम्म
तो यहाँ पे टेंशन का वर्क डन 0, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव, तो किसका वर्क डन पॉजिटिव है? बच्चों, यहीं पे ही वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स का कंसेप्ट यूज होता है। जब हम चढ़ते हैं, जब हम क्लाइंब करते हैं रोप में, तब इंटरनल मूवमेंट की वजह से हमारे बॉडी में कई सारे जॉइंट होते हैं। उस जॉइंट की वजह से इंटरनल फोर्सेस वर्क करते हैं, और वो इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करेगा, और वो जो पॉजिटिव वर्क है वो ग्रेविटी का नेगेटिव वर्क को एक्सीड करेगा, तो जाके हमारा स्पीड बढ़ सकता है। आप समझे? हम्म। तो कुछ केसेस में जैसे कि जॉइंट एथलीट में भी है, जब एथलीट भागता है वहां पर भी इंटरनल फोर्सेस क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जॉइंट के थ्रू एक बोन और एक बोन के ऊपर वर्क करता है। बॉडी का एक हिस्सा और एक हिस्से पे वर्क करता है, उसको बोलते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। आप समझ पा रहे हैं? हम्म। तो इसलिए जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पे भी ध्यान रखना चाहिए, और इंटरनल फोर्सेस का वर्क पे भी ध्यान रखना चाहिए। है ना स्टूडेंट्स? तो ये कुछ कहानी आपको बताया मैंने वर्क डन को बेस करके। तो बच्चों, ये जो रिवीजन प्रोसेस है, ये जो साइलेंट रिवीजन है, ये आंखें बंद करके प्रॉब्लम होता है। अब आप आंखें बंद करके सोचिए कि अगर आप हर टॉपिक को इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। है ना? यस बच्चों, चलिए नेक्स्ट रिवीजन के लिए आप वेट कीजिए, और अभी आराम से और बहुत ही शांति से पीसफुल मैनर में सो जाइए। गुड नाइट स्टूडेंट्स। गुड नाइट।